देखेंगे लिंक ईट लव किल सीरीज का 5वां एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में गेहून जान गया था कि डा हयून उसकी खोई हुई ट्विन सिस्टर नहीं है। इतना ही नहीं, ली मरा नहीं है, जिंदा है और वो अचानक डा हयून को अटैक करता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था जब डा हयून और ली के बीच हाथापाई हुई थी। उस रात ली मरा नहीं बल्कि बेहोश हो गया था। उसे लाश समझकर डा हयून की माँ और नानी ने उसे फ्रिज में रख दिया था और गेहून गलती से फ्रिज को अपने रेस्टोरेंट में लेके गया। लेकिन जब ली को होश आया तो वो फ्रिज से बाहर निकला और तब वहां रखे हुए चाकू से उसने अपना कवर काटा और वहां से बच निकला था। वो चाकू लेकर डा हयून को मारने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था, तभी वो एक टैक्सी से टकरा गया। फिर ड्राइवर ने उतरकर उसे चेक किया था। अब इसके बाद क्या हुआ फिलहाल ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस वक्त वो चाकू इसी टैक्सी ड्राइवर के पास है। अब ली अचानक आकर डा हयून का गला घोटने लगता है और इस तरह मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है। और तब अचानक डा हयून चौंक कर उठती है और तब पता लगता है कि ये सब तो एक सपना था, ली वापस नहीं आया है। उसी वक्त वहाँ गेहून भी चौंक कर उठता है, लेकिन गेहून ये मानता है कि ली कहीं ना कहीं तो जिंदा जरूर है। अगले दिन गेहून जॉगिंग कर रहा होता है, तब उस एरिया की लेडीज उससे पूछती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है और इससे पहले तुम कहाँ रहते थे, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, वगैरह वगैरह। लेकिन गेहून कुछ नहीं कहता और वहां से जाने की कोशिश करता है, पर वे उसको छोड़ती नहीं और उसका नाम पूछती रहती है। अब वो अपना नाम बताकर वहां से चला जाता है। यहाँ डा हयून अपनी माँ से कहती है, मैंने गेहून को बता दिया कि मैंने एक आदमी का खून किया है। उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है कि उसे क्यों पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दो, और ये कहकर वो डा हयून को मारने लग जाती है। लेकिन नानी उसको रोकती है और अपनी माँ से बचकर डा हयून गेहून के रेस्टोरेंट में चली जाती है। वो गेहून को पसंद करती है, लेकिन गेहून ने साफ कह दिया था कि तुम मुझसे दूर रहना, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें ये नौकरी दी है और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सब सोचकर वो गेहून से दूर रहने की कोशिश करती है। जब भी वो पास आता है तो वो जरा दूर हटकर ही बात करती है। अब इसको देखकर गेहूं समझ नहीं पाता कि वो दूसरों से तो हंसकर बात करती है, लेकिन मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रही है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी जो ये मुझसे नाराज है। अब जिम गेहून के घर आता है और कहता है कि आजकल तुम खुश नजर आते हो। मुझे लगता है हमारे रेस्टोरेंट में ज्वाइन करने के बाद डा हयून भी बहुत ही खुश है, और क्योंकि तुम दोनों का इमोशनल कनेक्ट है इसलिए उसकी खुशी से तुम्हें भी खुशी मिलती होगी, है ना? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ बाहर से खुश दिखती है, अंदर से वो बहुत ही डिप्रेस्ड फील करती है। अब यहाँ जे और मिंजो हॉस्पिटल में जेसुक के पति से इंक्वायरी कर रहे होते हैं। मिंजो पूछती है कि उस रात तुम पर किसने हमला किया, ठीक से याद करके बताओ, वो जो भी है हम उस पर एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन वो सच नहीं बताता कि ऑफिसर जे ने ही उसको मारा था। वो कहता है कि उसने कुछ ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और मैं उसको पहचान नहीं पाया। दरअसल उसे मारने के बाद जे ने उसको धमकाया था कि अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और फिर मेरे पास बहुत फ्री टाइम होगा, और जब भी मैं बोर फील करूंगा तो तुम्हें पीटने चलाऊंगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखना। और इसी डर की वजह से वो जे का नाम नहीं लेता। अब मिंजो और जे चले जाते हैं। अब गेहून और डा हयून सड़क पर जा रहे होते हैं। डा हयून पूछ ही लेती है कि क्या सच में तुम मेरी केयर नहीं करते? लाइफ में किसी ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना तुम सोचते हो। तुम हमेशा मेरी मदद के लिए चले आते हो। मेरे पूछते ही तुमने मुझे अपने रेस्टोरेंट में नौकरी भी दे दी थी। अगर केयर नहीं करते तो ये सब क्यों करते? अब गेहून कुछ कहने ही लगता है कि अचानक डा हयून एक तेजी से आती हुई कार को देख लेती है। फिर पलक झपकते ही वो गेहून को पकड़कर दूसरी ओर खींच लेती है। यार पागल हो क्या, मुझे धक्का क्यों दिया? फिर डा हयून एक्सप्लेन करती है कि वो कार बहुत तेजी से आ रही थी और अगर मैंने ऐसा किया नहीं होता तो हम दोनों ही मर जाते, समझे? अब गेहूं चारों ओर देखता है, लेकिन वहां पर कोई कार नहीं दिखती। दोनों में फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन जल्द ही वो आपस में सुलह भी कर लेते हैं। यहाँ मिंजो जे से कहती है कि सच बताओ, जेसु के पति को तुमने मारा था ना? मैं तुमको खूब जानती हूँ, ये तुम्हारा ही काम होगा। और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ये दोनों डेट कर रहे थे तो एक दिन वे रेस्टोरेंट में खाने गए थे, लेकिन अचानक जे रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी को पीटने लगा। मिंजो ने उसको रोककर पूछा कि उसे क्यों मार रहे हो, लेकिन जे मिंजो को धक्का देकर फिर उस आदमी को पीटने लगा था। इसलिए मिंजो को जे पर शक है और जे भी मान लेता है कि हाँ मैंने उसको मारा था। जे, तुम एक पुलिस ऑफिसर होकर गुंडों जैसा काम क्यों करते हो? देखो तुम मुझे लेक्चर मत दो, अब मैंने उसको मारा भी है तो तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? ये कहकर वो मिंजो को और इरिटेट करता है। तब उनकी कार गेहून और डा हयून को क्रॉस करती है। डा हयून घबराने लगती है और गेहून उसको नोटिस कर लेता है। वो समझाता है कि यार तुम पहले पुलिस से डरना बंद करो, मुझे पूरा यकीन है कि ली जिंदा है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाकर डा हयून को जरा तसल्ली होती है। अगले सीन में गेहून के घर एक बुजुर्ग आती है और पूछती है कि तुम उस डॉक्टर के बेटे गेहून हो ना? और गेहून हाँ में जवाब देता है। अब वो औरत डा हयून के रेस्टोरेंट में जाकर बता देती है कि ये लड़का बचपन में इसी एरिया में रहता था, उसके पापा एक डॉक्टर थे, और इसी तरह ये बात पूरे एरिया में फैल जाती है। फिर लोकल न्यूज चैनल पर और आखिर में पुलिस स्टेशन तक ये बात पहुंच जाती है। वहाँ ऑफिसर हुआन के सामने उसके सीनियर्स डिस्कस करते हैं कि गेहून इतने साल बाद इस एरिया में क्यों आया। ऊपर से उसकी बहन येंका अब तक कुछ पता नहीं चला है।
हमें शक है कि वो किसी से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। कई साल पहले गेहून की कंप्लेंट के आधार पर मैंने पियानो टीचर चैंग को अरेस्ट कर लिया था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब भी मुझे चैंग पर शक है। अब यहाँ चैंग को अपने रेस्टोरेंट के आगे देखकर गेहून उसको जाने को कहता है। दरअसल चैंग आजकल कोई काम नहीं करता और यूं ही इस एरिया में घूमता रहता है। अब गेहून पूछता है कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो साफ साफ कह दो, वरना यहाँ से चले जाओ। तब चैंग बताता है कि तुम्हारी बहन का क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन वो सड़क पर अकेली खड़ी थी और मेरी कार को देखकर वो उसमें राइड करना चाहती थी। मैंने उसको कार में बैठने को कहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मैं सच कह रहा हूँ मैंने उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। अब ऐसी बेतुकी बात सुनकर गेहून का गुस्सा और बढ़ जाता है। तुमने उसे अपनी कार में चढ़ाया था ना, सच सच बताओ फिर क्या हुआ। अब वो चैंग को मारने जाता है और तभी ऐन वक्त पर जे आकर गेहून को रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस में कंप्लेंट करो, इस तरह पब्लिक में लड़ाई मत करो, समझे। वाह ऑफिसर, आप पहले अपने आप पर कंप्लेंट दीजिए फिर मुझे एडवाइस दीजिए। उस दिन जेसु के पति को पीटते वक्त सब कुछ भूल गए थे क्या। लेकिन जे कहता है कि मैंने किसी को नहीं पीटा, तुम बकवास मत करो। अब रेस्टोरेंट में जिम युगेन को गेहून की सारी कहानी बताता है। गेहून बचपन में इस एरिया में रहता था और एक दिन उसकी बहन येंग खो गई। गेहून को लगता है कि किसी ने उसकी बहन का खून किया है और वो उसी खूनी का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया है। अब युगेन सोचती है कि अगर मेरे भाई ली के साथ भी किसी ने कुछ ऐसा किया है तो मैं उस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन गेहून जॉगिंग करते हुए लौटता है तो एरिया के लोग उसको अजीब तरह से देखते हैं और हर तरफ यही बात चल रही होती है कि वो अपनी बहन के खूनी से बदला लेने के लिए आया है। फिर उन्हें इग्नोर करके गेहून अपने घर आता है और तब उससे पता चलता है कि ऑफिसर जे उसके घर के पास से शिफ्ट हो गया है। न जाने अब गेहून पर कैसी मुसीबतें आने वाली हैं। यहाँ डाह्यून अपनी माँ और नानी से पूछती है कि बहुत साल पहले यहाँ एक छोटी लड़की खो गई थी, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। उसकी माँ बताती है कि उस वक्त हम इस एरिया में नए नए थे, इसलिए हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से साफ साफ दिखता है कि वो दोनों कुछ छुपा रही हैं। अब अगले दिन युगेन को दिखाते हैं। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह ली का पता लगाना ही होगा, न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। ली के पास डाह्यून की कई फोटोज थे, मतलब डाह्यून ली के बारे में जरूर कुछ छुपा रही है। तब डाह्यून की पुरानी कलीग उसकी माँ से मिलने आती है, पर युगेन को वहां देखकर वो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। फिर अंदर जाकर वो डाह्यून की माँ से कहती है कि आपकी बेटी के लिए मैं कुछ जॉब एप्लीकेशन लेकर आई हूँ और क्या आप ली को जानती हैं। ली का नाम सुनकर माँ और बेटी को तो टेंशन ही हो जाती है और वे पूछती है कि ली कौन है और तुम उसके बारे में हमसे क्यों पूछ रही हो। तब वो दोनों को खिड़की के पार ले जाकर दिखाती है कि सामने वाले रेस्टोरेंट में जो औरत काम कर रही है वो ली की दीदी युगेन है। ली अचानक गायब हो गया है और उसका पता लगाने के लिए ही युगेन वहां पर आई है। अब दोनों परेशान हो जाती है कि क्या यहाँ मुसीबतों की कमी थी जो ये नई मुसीबत आ गई। अब गेहून और डाह्यून कार में जा रहे होते हैं। तब गेहून को उसकी माँ कॉल करती है। वो बताती है कि मैं मॉल में हूँ और तुम्हारी बहन यहीं पर है। तुमने उस ऐप से येंग की जो रिसेंट फोटो बनाकर रखी थी वो भी मेरे पास ही है, तुम जल्दी मॉल में आ जाओ। गेहून को विश्वास ही नहीं होता कि अचानक उसकी माँ को येंग मिल गई है। फिर भी वो जल्दी वहां पहुंच जाता है तो उसकी माँ अकेली बैठी रो रही होती है। दरअसल उसने येंग जैसी कोई लड़की नहीं देखी थी। गेहून उनके पास जाता है तो वो उस पर चिल्लाती है कि अगर उस दिन तुम अपनी बहन का ध्यान रखते तो आज वो हमारे साथ होती। अब गेहून को बहुत ही बुरा लगता है और मॉल में सब उसको देख रहे होते हैं। फिर किसी तरह वो अपनी माँ को शांत करके उनको घर लेके आता है। गेहून का दुख देखने के बाद डाह्यून को नींद ही नहीं आती। वो सीधे गेहून के रेस्टोरेंट में जाकर काम करने लगती है। तब डाह्यून के लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आता है। दरअसल ली ने उसको मैसेज किया होता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। यहाँ गेहून रेस्टोरेंट में आकर पूछता है कि तुम इस वक्त किसके लिए खाना बना रही हो। वो कहती है कि तुम्हारे लिए बना रही हूँ। जब मेरी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझको 5 स्टार होटल से भी अच्छा खाना बनाकर खिलाते हो, अब मेरी बारी है। और ये कहकर दोनों कोई अलग ही डिश तैयार करते हैं और साथ ही बैठकर खाते हैं। डाह्यून मॉल में हुई बातों को सोच रही होती है और गेहून भी उसकी हर सोच को फील कर रहा होता है और इस तरह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। डाह्यून बहुत ही इमोशनल होकर कहती है कि आज मॉल में मैंने तुम्हारी असली लाइफ देखी है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दुख के बीच जी रही हो। डाह्यून के रोने से गेहून की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो फूट कर रोने लगता है। अब डाह्यून हैरान हो जाती है कि मेरे दुखी होने से ये क्यों रो रहा है। फिर कुछ देर में गेहून नॉर्मल हो जाता है। डाह्यून बताती है कि अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो जी भर के रो लेना, रोने के बाद तुम बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। गेहून कहता है कि मैं अपने दुख की वजह से नहीं रो रहा था, दरअसल मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, पर पता नहीं तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी कि नहीं। सच यह है कि तुम और मैं इमोशनली कनेक्टेड हैं। जब तुम हंसती हो, रोती हो, नर्वस होती हो, वो सब कुछ मुझको भी फील होता है। अब डाह्यून कंफ्यूज होती है कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, क्या ये सच कह रहा है या फिर मुझको उल्लू बना रहा है। और डाह्यून के इसी कंफ्यूजन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। क्या गेहून डाह्यून को कन्विंस कर पाएगा कि इमोशनल कनेक्शन भी कोई चीज होती है, ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। और दोस्तों अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताइए आपको इसमें अच्छा क्या लग रहा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।